प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीर बाल दिवस कार्यक्रम में युवाओं के मार्च पास्ट को दिखाएंगे झंडी। सिख गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत पर मनाया जाता है वीर बाल दिवस। नौसेना के बेड़े में आज शामिल होगा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत इम्फाल। मुंबई में नौसेना के डॉकयार्ड पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में किया जाएगा शामिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित थूथुकुडी जिले का करेंगी दौरा। जिला प्रशासन के साथ करेंगी समीक्षा बैठक। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के रूस दौरे का दूसरा दिन। कल रूस के प्रमुख रणनीतिकार के साथ की बैठक। कनेक्टिविटी, बहुपक्षवाद समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हमास के खिलाफ जीत तक जारी रहेगा संघर्ष। नेतन्याहू ने संसद को किया संबोधित। खेल की खबरों में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन में आज से 2 क्रिकेट टेस्ट की सीरीज को जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी युवाओं के मार्च पास्ट को झंडी दिखाएंगे। वीर बाल दिवस श्री गोविंद सिंह के पुत्रों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले साल जनवरी में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व वाले दिन प्रधानमंत्री ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। सरकार नागरिकों, विशेषकर छोटे बच्चों को साहिबजादों के अनुकरणीय साहस की कहानी के बारे में बताने और शिक्षित करने के लिए पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। साहिबजादों के जीवन और बलिदान पर एक डिजिटल प्रदर्शनी देश भर के स्कूलों और बाल देखभाल संस्थानों में प्रदर्शित की जाएगी। वीर बाल दिवस पर आधारित एक फिल्म भी दिखाई जाएगी। माय भारत और माय गॉव पोर्टल पर विभिन्न प्रतियोगिताएं और प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाएंगी। भारतीय नौसेना आज नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में अपने नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक इम्फाल को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। यह आयोजन 4 विशाखापट्टनम श्रेणी के विध्वंसकों में से तीसरे को नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल करने का प्रतीक है। इसे स्वदेशी रूप से भारतीय नौसेना के संस्थानिक संगठन युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है। इसका निर्माण मजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई ने किया है। खास बात यह है कि इम्फाल विध्वंसक पहला युद्धपोत है जिसका नाम उत्तर पूर्व के एक शहर के नाम पर रखा गया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और समृद्धि के लिए क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करता है। इसके लिए राष्ट्रपति ने 16 अप्रैल 2019 को मंजूरी दी थी। इम्फाल को इस साल 20 अक्टूबर को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया था। इम्फाल पोत ने इस साल नवंबर में विस्तारित रेंज वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो बेड़े में शामिल किए जाने से पहले किसी भी स्वदेशी युद्धपोत के लिए पहला था, जो नौसेना की युद्ध प्रभावशीलता और अपने अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों और प्लेटफॉर्मों में विश्वास पर जोर का प्रदर्शन है। इस बड़ी उपलब्धि के बाद आईएनएस इम्फाल के शिखर का अनावरण रक्षा मंत्री ने पिछले महीने 28 नवंबर को नई दिल्ली में मणिपुर के मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया। कमीशनिंग के बाद आईएनएस इम्फाल पश्चिमी नौसेना कमान में शामिल हो जाएगा। नौसैनिक बेड़े में शामिल होने वाला इम्फाल एक अत्याधुनिक युद्धपोत है। 163 मीटर लंबाई, 7400 टन वजन और 75% स्वदेशी सामग्री के साथ इम्फाल को भारत में निर्मित सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक माना जाता है। यह आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमता का प्रमाण है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में मंजूर 3 आपराधिक कानूनों को स्वीकृति दे दी है। राष्ट्रपति ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयकों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इन तीनों कानूनों ने औपनिवेशिक दौर में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य कानून की जगह ली है। 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता ने ली है। इन विधेयकों को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा ने 20 दिसंबर और राज्यसभा ने 21 दिसंबर को पारित किया था। इन कानूनों को लाने के पीछे सरकार की मंशा सजा के बजाय न्याय और सुधार पर अधिक ध्यान सुनिश्चित करने की है। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था में न्याय प्रणाली नागरिक केंद्रित होगी। इससे न केवल औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों से छुटकारा मिला है, बल्कि लंबी और जटिल आपराधिक न्याय व्यवस्था को आसान करने में भी मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां गृह मंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। अमित शाह कोलकाता में गुरुद्वारा श्री बड़ी संगत साहिब में दर्शन करेंगे। उसके बाद कालीपीठ, शक्तिपीठ में पूजा अर्चना करेंगे। अपने दौरे के दौरान अमित शाह प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे। वहीं शाम को आईटी और सोशल मीडिया मीट में भी वे भाग लेंगे। चक्रवात मिगजॉम के बाद दक्षिणी तमिलनाडु में आई भीषण बाढ़ की स्थिति पर केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए राज्य का दौरा करेंगी। निर्मला सीतारमण आज तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित थुथुकुडी जिले का दौरा करेंगी और जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक करेंगी। गौरतलब है कि हाल ही में सीतारमण ने मीडिया को संबोधित करते हुए आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की सरकार भारी बारिश से निपटने के लिए तैयार नहीं थी। वहीं नौसेना, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियां राज्य में राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के रूस दौरे का आज दूसरा दिन है। विदेश मंत्री ने कल रूस के प्रमुख रणनीतिकार के साथ बैठक की है। इस दौरान उनके बीच कनेक्टिविटी, बहुपक्षवाद, बड़ी ताकतों के बीच प्रतिस्पर्धा और क्षेत्रीय संघर्षों के मुद्दे पर चर्चा हुई है। उन्होंने पुनः संतुलन के महत्व और उभरते विभिन्न ध्रुवों के बारे में भी बात की है। अपने दौरे के दौरान विदेश मंत्री रूस के उप प्रधानमंत्री और उद्योग और व्यापार मंत्री डेनिस मेंटूरोव के साथ भी आर्थिक मामलों पर विचार विमर्श करेंगे। साथ ही अपने समकक्ष रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा में दोनों देशों के बीच आपसी संपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर विशेष बल दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि भारत रूस साझेदारी स्थिर और मजबूत बनी हुई है। दोनों देशों के बीच साझेदारी विशेष और विशेषाधिकार रणनीतिक साझेदारी के तहत जारी है। वतन को जानो कार्यक्रम में भाग लेने वाले जम्मू कश्मीर के युवा प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने बच्चों से कहा कि लोकतंत्र सभी को उचित अवसर प्रदान करता है, उन्हें बस इस पर विश्वास करना होगा और समर्पण और कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में भजन संध्या में शिरकत की। यह आयोजन पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने अटल जी को नमन किया। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती को सुशासन दिवस के रूप के
तौर पर मनाया जाता है। सुशासन दिवस के मौके पर नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हमारा संकल्प विकसित भारत और विकास पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। भारतीय नौसेना के विस्फोटक आयुध रोधी दल ने अरब सागर में ड्रोन हमले का सामना करने वाले व्यापारिक जहाज एमवी केम प्लूटो के कल मुंबई पहुंचने पर उसका विस्तृत निरीक्षण किया। नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि हमले वाली जगह और जहाज पर पाए गए मलबे का विश्लेषण करने ड्रोन हमले का संकेत मिलता है और सभी विवरणों का पता लगाने के लिए आगे फॉरेंसिक और तकनीकी विश्लेषण की आवश्यकता होगी। वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के मद्देनजर नौसेना ने अरब सागर में 3 युद्धपोतों को और तैनात कर दिया है। मानव तस्करी के शक में फ्रांस में रुका गया 276 भारतीय वाला विमान आज सुबह मुंबई पहुंच गया है। कल शाम पेरिस के वॉटरी एयरपोर्ट से विमान ने उड़ान भरी थी। विमान के मुंबई पहुंचने में देरी हुई क्योंकि कुछ यात्री वापस नहीं लौटना चाहते थे। इस वजह से फ्लाइट के उड़ान भरने में देरी हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल वर्चुअल माध्यम से मेडिटेक मित्र की शुरुआत की है। यह केंद्र सरकार के मेडिटेक इनोवेटर्स और एडवांस हेल्थ केयर सॉल्यूशंस को सशक्त बनाने की रणनीतिक पहल है। उन्होंने कहा कि ये पहल भारतीय उद्योग के लिए गेम चेंजर साबित होगी और किफायती गुणवत्ता वाले मेडिटेक उपकरणों तथा डायग्नोस्टिक्स के स्वदेशी विकास की सुविधा प्रदान करेगी। इस अवसर पर डॉक्टर मांडविया ने कहा कि चिकित्सा उपकरण क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि भारत 2047 तक देश में स्वास्थ्य परिदृश्य को बदलने की दृष्टि से समग्र दृष्टिकोण अपना रहा है। जम्मू संभाग के जिला पुंछ और राजौरी में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान सोमवार को 5वें दिन भी जारी रहा। पुलिस, सेना, सीआरपीएफ की टीमों ने आतंकियों की तलाश में वे जुटी हुई हैं। वहीं सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे मौजूदा सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए सोमवार को जम्मू पहुंचे। सेना प्रमुख ने कमांडरों के साथ बातचीत की और उन्हें पेशेवर तरीके से ऑपरेशन चलाने और सभी चुनौतियों के खिलाफ दृढ़ और स्थिर रहने के लिए प्रोत्साहित किया। मौजूदा सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे सोमवार को जम्मू पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान सेना प्रमुख ने पुंछ सेक्टर का दौरा किया। सेना प्रमुख को सुरक्षा स्थिति पर ताज़ा जानकारी दी गई। सेना प्रमुख ने वहां तैनात कमांडरों से बातचीत की। सेना प्रमुख ने उन्हें सर्वाधिक पेशेवर तरीके से ऑपरेशनों को अंजाम देने का निर्देश दिया। सेना प्रमुख ने सभी चुनौतियों के खिलाफ दृढ़ रहने के लिए भी उनसे कहा। उनका ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब हाल ही में सीमावर्ती जिले पुंछ में सेना के काफिले पर घात लगाकर किए गए हमले में 4 सैनिकों की शहादत के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच दिल्ली में क्रिसमस के कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इन वीर सपूतों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि देश की रक्षा के लिए ये जवान अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं। We lost 4 of our members of the armed forces a few days ago. So just as we celebrate Christmas, let us not forget those who on our borders, who are giving up their lives, who are spending, these wintry Christmas mornings, the winter, to protect us and our nation. गुरुवार को पुंछ के सूरनकोट इलाके में आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा कर्मियों के काफिले पर किए गए हमले में 4 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद सेना ने बड़े पैमाने पर आतंकवादियों के धरपकड़ के लिए अभियान छेड़ा। आतंकी हमले वाली जगह के पास संदिग्ध परिस्थितियों में 3 ग्रामीणों की शवों की बरामदगी के मामले में सेना ने आंतरिक जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने 13 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के ब्रिगेड कमांडर को अटैच कर दिया है। उनकी यूनिट घटना क्षेत्र में ऑपरेशन देखरेख पर तैनात थी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। उधर 3 नागरिकों के शव बरामदगी मामले की पुलिस गहनता से जांच कर रही है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। हरियाणा के गुरुग्राम सोहना एलिवेटेड फ्लाईओवर पर सड़क धंसने से कुछ देर के लिए यातायात बाधित हो गया। पुलिस और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टीमों ने मौके पर पहुंचकर गड्ढे के चारों ओर बैरिकेड्स लगाए। जानकारी के मुताबिक सुभाष चौक के पास सीवर लाइन लीक होने के कारण सड़क धंसी। लेह लद्दाख में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई है। ये भूकंप सुबह 4:33 पर आया, जबकि इसकी गहराई 5 किलोमीटर दर्ज की गई है। और अब खबर राजस्थान से। राजस्थान के उदयपुर में सोमवार को यात्रियों से भरी एक बस में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक उदयपुर से 4 धाम यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों को ले जा रही बस में अचानक आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग पूरी बस में फैलती इससे पहले सभी यात्री बस से नीचे उतर गए, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में केशव नगर इलाके में स्थित कबाड़ मंडी में भीषण आग लग गई। इस हादसे में फर्नीचर और कबाड़ की कई दुकानें आग की चपेट में आ गईं। घटना की सूचना पर दमकल विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दमकल की 5 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया। वहीं मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने में दमकल कर्मियों की मदद ली। और अब बदलते मौसम से जुड़ी खबर। राजधानी दिल्ली में ठंड का कहर जारी है। बढ़ती ठंड से बचने के लिए बेघर लोग रैन बसेरे का सहारा ले रहे हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सामने बने नाइट शेल्टर सहित दिल्ली के अन्य इलाकों में स्थित रैन बसेरे का लोग सहारा लेते देखे गए। वहीं सुबह के वक्त सड़कों पर कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी कम रही, जिससे लोगों को वाहन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस, वहीं अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम की। काशी तमिल संगमम के द्वितीय संस्करण के तहत तमिलनाडु से आए प्रतिनिधियों का समूह प्रयागराज के गंगा जमुना सरस्वती के संगम तट पर पहुंचा। काशी तमिल संगमम के तहत लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज बनाने के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। काशी तमिल संगमम के द्वितीय संस्करण के तहत तमिलनाडु से आए प्रतिनिधियों का समूह प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती के पावन संगम तट पर पहुंचा। संगम तट पर काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने आए इन लोगों का स्वागत किया गया। तमिलनाडु से आए लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा की गई इस पहल के जरिए 2 संस्कृतियों का मिलन हो रहा है। आज हम जहां भी जाते हैं वहां प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हमारे देश की सराहना की जाती है। वो दक्षिण भारत वो उत्तर भारत दोनों को ये कनेक्टिंग के लिए एकदम अच्छा वाला पूरा आदमी का ये पूरा जाता है। कितना अच्छा स्वागत देता है। ये संस्कृति का ये पूरा अच्छा होता है इसमें। इसलिए हमारा भारत एकदम ऊपर हो गया, एकदम ऊपर। दुनिया में किधर जाएगा वो जगह में पूरा अच्छा होता है। हम भी फॉरेन में काम किया, किधर जा रहा है ना उधर पूरा हमारा भारत का नाम बोलेगा ना एकदम आदमी लोग बोलता है, एकदम सैल्यूट देता है। इसका कारण हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी था। वहीं प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज बनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर किन्नर अखाड़े की प्रदेश अध्यक्ष और किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य कौशल्या नंदगिरी मौजूद रहीं। इस प्रतिनिधि समूह ने उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। कौशल्या नंदगिरी ने लोगों से प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज बनाने की अपील की। तमिल जो यात्रा है और वो लोग आज प्रयागराज आए हैं और प्रयागराज में हम लोग ने उनका स्वागत किया। ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्य है कि विविधता में एकता,
विविधता में एकता को जोड़ना, एक बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो उसी के तहत आज हम लोग सब कोई मिल के उनका स्वागत किया, कार्यक्रम किया। और ख़ास करके मैं एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज बनाना है, क्योंकि ये प्रयागराज महाकुंभ नगरी है, तीर्थों के राज प्रयागराज है। जब कोई मिल के हम लोग प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज के ये मुहिम को आगे बढ़ाने के कार्य कर रहे हैं। वहीं काशी तमिल संगमम के तहत लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। प्रयागराज जनपद के स्कूल की छात्राओं द्वारा देशभक्ति के सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। स्कूल के छात्रों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम को देखकर तमिलनाडु से आए लोग काफी उत्साहित नजर आए और उन्होंने कार्यक्रम की प्रशंसा की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। काशी तमिल संगमम के द्वितीय संस्करण के तहत लगातार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में वाराणसी के नमो घाट पर तरह तरह के स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें माई गॉव का स्टॉल आकर्षण का केंद्र बन रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वाराणसी का नमो घाट इस समय चर्चा में है। हर तरफ से लोग इधर चले आ रहे हैं। कारण है काशी तमिल संगमम का आयोजन चल रहा है। यहाँ पर तरह तरह के स्टॉल लगे हुए हैं। इसमें एक स्टॉल है माई गॉव। माई गॉव पे क्या कर रहे हैं ये नरेंद्र जी बताएंगे, क्योंकि यहाँ के ये इंचार्ज हैं। नरेंद्र जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नमस्कार, मैं यहाँ पे बच्चों को क्यूज खुलवा रहा हूँ। जैसे परीक्षा पे चर्चा, हमारे प्लेटफॉर्म माई का प्लेटफॉर्म ना एक क्यूज के लिए रखे हैं, तो उनका एक QR कोड हम लोग माध्यम बनाए। ऐसे QR कोड होता है, गूगल लेंस से इसको स्कैन करवाते हैं। कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना होता, फ्री ऑफ कॉस्ट है माई गव के पोर्टल की तरफ से। और इसे पार्टिसिपेट करने के बाद अगर सबमिट सही से होता है तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है इन लोग से कॉन्टेक्ट करते हैं, और फिर जब PPC का इवेंट होगा तो इन लोग को वहाँ पे बुलाया जाता है और मौका दिया जाता है PM से सवाल पूछने का। ये अभी यहाँ पर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको आप किस तरह से कुछ दे रहे हैं क्या? हाँ, दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पे तुरंत हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट दे रहे हैं और कैप है कुछ, और यहाँ पे हम हमारे पोर्टल क्या क्या करवाते हैं उसके बारे में एक बुकलेट भी देते हैं। यानी आप एक सर्टिफिकेट और कैप दे रहे हैं। ये दो बच्चे हैं जो यहाँ पर जो इन लोगों ने ऑर्गेनाइज कराया है, हम उनसे बात करेंगे। इधर आइए, क्या नाम है आपका? आनंद मिश्रा। आनंद, ये आपको कैसे अपने इस सर्टिफिकेट और कैप को पाया है, जरा बताइए। First of all, I have to just scan this QR from here, and after it we have to fill up our identity, and then if you just fill up, you will get success, and you will found this certificate here. It is very helpful for all the students for your education qualification, for asking any question to our government. ये सर हमने जो QR कोड दिया हुआ है उस पे हमने साइन अप किया, अपना सारा पर्सनल डिटेल्स भरा, फिर हमने एक मतलब प्रधानमंत्री जी से अपना क्वेश्चन पूछा है उसी माध्यम से। तो उसी जब हमने सबमिट किया तो हमें सर्टिफिकेट और ये कैप मिली है। ये खूबसूरत अंदाज है, तकनीक का प्रयोग है, और ये जो युवा आप कह सकते हैं जो किशोर छात्र यहाँ पर आ रहे हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। एक सर्टिफिकेट और एक कैप, जो बड़ी खूबसूरत कैप है, माई GOV मेरी सरकार, यानी अपनत्व का भाव काशी तमिल संगमम पर हर तरफ मिल रहा है। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, वाराणसी। और अब खेल से जुड़ी खबरें। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच आज से सेंचुरियन में खेला जाएगा। 2 टेस्ट मैच की सीरीज का ये पहला मैच है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत की टेस्ट सीरीज जीतने पर नजर रहेगी। भारतीय क्रिकेट टीम 31 साल से दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकी है। विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह जैसे स्टार खिलाड़ी वनडे विश्व कप 2023 के बाद पहली बार मैदान पर नजर आएंगे। वहीं आज के मैच में कुछ नए खिलाड़ियों को भी टेस्ट में डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा, मेरे और कृतिका के साथ। फिलहाल मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
शांतिपूर्व आंदोलन